हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। दोस्तों, हमारे टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड की जनजातियां। देखिए, उत्तराखंड की जनजातियां पढ़ने से पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें हमने पढ़ा था उत्तराखंड की प्राचीन या मैं कहूँ उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां, जिसमें हमने 3 प्रजातियों के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी थी? कोल, किरात और खसों के बारे में बहुत विस्तार से मैंने वहां पर आपको ये पढ़ाया था। उसके बाद देखिए, मैंने शुरुआत की थी उत्तराखंड की जनजातियां। उत्तराखंड की जनजातियों का जो मैंने आपको जो पहली वीडियो दी थी वो दी थी थारू जनजाति की। तो थारू जनजाति को हमने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे से हमने कवर किया था। लेकिन देखिए, वहां पर एक मिस्टेक हुई थी। वो मिस्टेक क्या है? जब हम आपको थारू जनजाति पढ़ा रहा था तो वहां पर जब मैं उनकी न्याय व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि थारुओं की जो पंचायत होती है उसको बिरादरी कहा जाता है। तो वहां पर से आपको काट देना है। थारू जो बिरादरी जो व्यवस्था पाई जाती है वो बोक्सा जनजाति में पाई जाती है। ध्यान से सुनेंगे, जो बिरादरी व्यवस्था जो पाई जाएगी वो किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है बोक्सा जनजाति में। मिस्टेक से मैंने वहां पर थारू जनजाति में आपको बता दिया था, तो आपको करना क्या है, वहां पर से उसको काटना है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे बोक्सा जनजाति, तो वहां पर से मैं आपको ये बिरादरी व्यवस्था जो है वो अच्छे से समझाऊंगा। तो आपको मिस्टेक सुधार लेनी है। जो थारू जनजाति हमने पिछली वाली वीडियो हमने पढ़ा था उसमें उसमें आपको करना क्या है, जो न्याय व्यवस्था मैंने आपको पढ़ाई थी उनकी, तो वहां से बिरादरी आपको काट देना है। थारूओं की पंचायत को बिरादरी बिरादरी नहीं बल्कि बोक्सा जो जनजाति रहेगी उनकी पंचायत को बिरादरी कहा जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे बोक्सा जनजाति में। तो ये आपको मिस्टेक सुधार लेनी है। देखिए, कोई सी मिस्टेक होती है ना तो आप घबराया मत कीजिए। मैं हमेशा करता क्या हूँ, जैसे कि कोई सी मिस्टेक हो गई तो मैं कमेंट में जरूर ही एक कमेंट बॉक्स आपको चेक कर लिया कीजिए। मैं उस कमेंट बॉक्स में उस मिस्टेक को सुधार देता हूँ और बाकी जो अगली वीडियो आती है उस वीडियो की शुरुआत में भी मैं उस मिस्टेक को सुधार देता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, थारू जनजाति तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ते हैं जौनसारी जनजाति के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे बोक्सा के बारे में, भोटिया के बारे में, राजी जनजाति के बारे में। तो अभी तो हमने जितनी जनजाति हैं उत्तराखंड की सबका विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? जौनसारी जनजाति। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? जौनसारी। देखिए, हम लोग जब पढ़ रहे थे थारू जनजाति तो वहां पर हमने क्या पढ़ा? कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा था? तो वहां था थारू। और वहीं पर देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र की, तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा हो जाएगा? जौनसारी। तो यहाँ पर से 2 प्रश्न बन गए हैं आपके, नोट करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड का दूसरा बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो उत्तराखंड का दूसरा बड़ा जनजातीय समुदाय है जौनसारी। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वाद विवाद वाला है क्योंकि इसमें हमेशा से बहुत से छात्रों के तर्क वितर्क रहते हैं। कोई कहता है जौनसारी, कोई कहता है थारू। तो देखिए, मैं लेके चलता हूँ परीक्षा वाणी का डाटा, क्योंकि परीक्षा वाणी से ही अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और परीक्षा वाणी का डाटा अधिकांश देखा है कि सही माना जाता है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ परीक्षा वाणी की, तो परीक्षा वाणी में ये लिखा हुआ है उत्तराखंड का दूसरा बड़ा जनजातीय समुदाय जो है वो है जौनसारी। और पहला कौन सा था? अगर मैं बात करता हूँ उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है, तो वो है थारू। अब ये हो जाएगा पहले नंबर पे, और जो जौनसारी रहेगा वो कौन से नंबर पर रहेगा? वो रहेगा दूसरे नंबर पे। ये है परीक्षा वाणी का डाटा। लेकिन देखिए, अगर ऑप्शन में थारू अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तब आपसे पूछा जाता है कि इनमें से बताइए उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है, तो आप लोग जौनसारी की तरफ जा सकते हैं अगर थारू ऑप्शन में नहीं है। तो ये आपको समझना है। अगर मैं बलौदी जी की बात करता हूँ तो राजेंद्र बलौदी जी का जो डाटा है उसमें वो कुछ अलग डाटा देते हैं, वो जौनसारी को सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कहते हैं। तो मैं परीक्षा वाणी का डाटा यहाँ पर लेके चलता हूँ। चलिए ठीक है। फिर देखिए, प्रजातीय दृष्टि से जौनसारी इंडो आर्यन परिवार के हैं। प्रश्न बनेगा, प्रजातीय दृष्टि से जौनसारी किस परिवार के हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इंडो आर्यन परिवार के। उसके बाद देखिए, इनके निवास स्थल की हम लोग बात करते हैं कि वर्तमान में इनका निवास स्थल कहाँ पर है। देखिए, लघु हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग का भावर क्षेत्र। अगर हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं, उत्तराखंड के मैप के माध्यम से, देखिए उत्तराखंड का मैप कुछ इस प्रकार का हमारा आता है। समझ जाएंगे। देखिए, ये हरिद्वार हो गया, ये उधम सिंह नगर है, ये हमारा देहरादून का क्षेत्र है। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए उत्तर पश्चिमी का भावर क्षेत्र, लघु हिमालय, जैसे कि शिवालिक हिमालय आता है, फिर लघु हिमालय आता है, फिर उच्च हिमालय आता है, फिर ट्रांस हिमालय आता है। तो देखिए, हिमालय कुछ ये भाग हैं, जैसे कि लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और उच्च हिमालय। तो देखिए, यहाँ पर कौन सी हिमालय में आ रही है? लघु हिमालय में। तो जो देखिए, देहरादून का जो भाग है ना ये वाला, तो देहरादून के भाग में जैसे कुछ क्षेत्र हैं, चक्राता हो गया, कालसी हो गया,
त्यूनी, लाखा मंडल, तो इन्हीं क्षेत्रों में जो जौनसारी हैं इनका अधिकांश जो निवास स्थान है वो इन्हीं क्षेत्रों में है। कुछ भावरी क्षेत्रों में भी रहते हैं, कुछ ये जो यहाँ पर से लघु हिमालय का कुछ भाग है यहाँ पर भी ये लोग रहते हैं। तो आपको ये समझना है, ये उत्तराखंड का मैप है। अगर मैं बात करता हूँ जौनसारी समुदाय जो रह रहा है वर्तमान में, सर्वाधिक जो जनसंख्या इनकी पाई जाती है वो इसी क्षेत्र में पाई जाएगी। उसी तरफ थारू जनजाति की हम लोग बात करें तो थारू जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाया जाएगा, उधम सिंह नगर कहाँ पड़ता है, ये यहाँ पर देखिए उधम सिंह नगर पड़ता है। तो इस वाली पट्टी में देखिए यहाँ पर जो आ रही है, तो सर्वाधिक जो थारू जनजाति पाई जाती है वो उधम सिंह नगर के क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर जौनसारी हो गई और यहाँ पर उधम सिंह नगर में थारू जनजाति। चलिए ठीक है। फिर देखिए इस क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून का चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल क्षेत्र आता है। यानी कि जो हमने ये कहा ना लघु हिमालय के उत्तरी पश्चिमी भाग का भावर क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में देखिए कौन कौन से हमारे स्थल आते हैं। देहरादून का चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो जौनसारी जनजाति है उनकी जो जनसंख्या है सर्वाधिक पाई जाती है। फिर देखिए टिहरी के जौनपुर क्षेत्र, जो टिहरी है, टिहरी गढ़वाल का जौनपुर क्षेत्र, और उत्तरकाशी के परगने काना क्षेत्र भी जौनसारी क्षेत्र में भी जौनसारी रहते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है। देखिए आप अब सभी जानते हैं कि जौनसारी जो जनजाति रहती है वो देहरादून में रहती है, तो ये तो हर कोई कर देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो एग्जाम में कुछ ज़्यादा ही डीप पूछा जाता है तो वहाँ पर जौनपुर डाल देगा ऑप्शन में, परगने काना जैसे कि उत्तरकाशी का क्षेत्र डाल देगा। तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। चलिए ठीक, पढ़ते हैं आगे। फिर देखिए जौनसार बावड़ क्षेत्र, ये जौनसार बावड़ क्षेत्र है। अब जौनसार बावड़ क्षेत्र में कौन कौन से स्थल आते हैं, तो ये आते हैं कालसी, चक्राता, त्यूनी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि जौनसार बावड़ क्षेत्र में बताइए इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, 3 तो ये रहेंगे जो रहेंगे जौनसार बावड़ क्षेत्र में, चौथा ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे नाहन ले लेगा जो आसपास के क्षेत्र हैं। तो ऐसे ही करके आपको समझना है कालसी, चक्राता और त्यूनी जौनसार बावड़ क्षेत्र में आते हैं। फिर देखिए जौनसार बावड़ क्षेत्र में कितने खत्ते या पट्टियां हैं, तो ये है 39। और अगर मैं बात करता हूँ जौनसार बावड़ क्षेत्र में कितने राजस्व गांव हैं, तो ये है 358 राजस्व गांव हैं, और खत्ते या पट्टियां कितनी हैं, 39। फिर देखिए जौनसारी अपना पूर्वज मानते हैं, तो जौनसारी अपना पूर्वज मानते हैं पांडवों को। महाभारत वाले जो पांडव हैं उन्हीं को ये अपना पूर्वज मानते हैं। फिर देखिए जौनसारी बाबर क्षेत्र की मुख्य भाषा, तो मुख्य भाषा तो जौनसारी है इनकी, बाकी कुछ अन्य भाषाएं भी हैं। देखिए मैं आपसे क्या कहता हूँ, जौनसारी जो शब्द कॉमन हो गया, जौनसारी आपके ऑप्शन में एग्जाम में पूछेगा ही नहीं कि जौनसार बाबर क्षेत्र की कौन सी मुख्य भाषा है, तो जौनसारी हर कोई बता देगा। अन्य भाषाओं पर आप लोग ध्यान दिया कीजिए, जैसे कि बावरी भाषा, देवघारी भाषा, देवघर एक क्षेत्र है वहाँ पर देवघारी भाषा बोली जाती है, और हिमाचली भाषा का भी कुछ ये लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि हिमाचल देखिए वहाँ पर आसपास ही है ना, हिमाचल हिमाचल के बॉर्डर पर ही ये लोग रहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण मुझे देवघारी भाषा यहाँ पर लगता है एग्जाम में आने की दृष्टि से, तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि जौनसारी तो इनकी मुख्य भाषा हो जाएगी, जौनसारी तो इनकी मुख्य भाषा हो जाएगी जौनसारी जनजाति की। इसके अलावा बावरी भाषा, देवघारी भाषा और हिमाचली भाषा, तो ये भी आपको याद रखनी है। चलिए ठीक है, ये इनकी भाषाएं हो जाएंगी। अब हम लोग बात कर देखो, और देखिए पठन पाठन में अगर मैं बात करता हूँ कि पठन पाठन में ये लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में दोस्तों कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि जो जौनसारी जो जनजाति है वो पठन पाठन के लिए किस भाषा का प्रयोग करती है, तो वो तो हिंदी है, उत्तराखंड में हिंदी ही चलती है। तो और जो जौनसार बावड़ क्षेत्र है वो भी उत्तराखंड में है, तो ये लोग हिंदी का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए सामाजिक व्यवस्था की हम लोग इनकी बात करते हैं। मंगोल एवं डोमो प्रजातियों का ये मिश्रित लक्षण है, मंगोल व डोमो प्रजातियों का ये मिश्रित लक्षण है। और अगर मैं बात करता हूँ जौनसारी कितने वर्गों में बटे हुए हैं, तो ये प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं दोस्तों। कभी कभी क्या ऐसे प्रश्न अधिकांश बनते हैं कि जौनसारी जनजाति कितने वर्गों में बटी हुई है, तो ये 3 वर्गों में बटी हुई है। कौन कौन से, खसास वर्ग, कारीगर वर्ग और हरिजन खसास। तो देखिए खसास वर्ग में कौन कौन से जो इनके वर्ग हैं वो आते हैं, ब्राह्मण व राजपूत। ब्राह्मण व राजपूत जो आते हैं खसास वर्ग में आएंगे। कारीगर वर्ग में कौन कौन आते हैं, कारीगर वर्ग में आते हैं लोहार, सोनार, नाथ, जोगी, बागची, बढ़ई आदि, तो ये आते हैं कारीगर वर्ग में। उसके बाद देखिए हरिजन खसास, हरिजन खसास में कौन कौन आते हैं, डोम, कोल्टा, कोली और मोची, ये आते हैं हरिजन खसास वर्ग में। अगर मैं बात करता हूँ कि जो जौनसारी जनजाति है उनमें सर्वाधिक संपन्न वर्ग कौन सा है, तो देखिए ब्राह्मण व राजपूत जो खसास वर्गों में जो भी वर्ग आते हैं तो ये सर्वाधिक संपन्न है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे निम्न स्थिति किसकी है, सबसे निम्न स्थिति हो जाएगी कोल्टा। सबसे जो निम्न स्थिति इस समय अगर मैं बात करता हूँ जौनसारी जनजाति में किस वर्ग की सबसे निम्न स्थिति है, तो वो हरिजन खसास में कोल्टा वर्ग की सबसे निम्न स्थिति है। तो यहाँ पर से आपको ये समझना है, ऐसे प्रश्न बन जाएगा कि ब्राह्मण व राजपूत जौनसारी जनजाति में जो ब्राह्मण व राजपूत हैं वो किस वर्ग में शामिल हैं, खसास वर्ग में शामिल हैं, पूछ लेगा। जौनसारी जनजाति में जो बढ़ई हैं वो किस वर्ग में शामिल हैं,
बागची किस वर्ग में शामिल हैं, लोहार और सोनार किस वर्ग में शामिल हैं, तो कारीगर वर्ग में शामिल हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है, शब्दों को समझिए ना। लोहार कारीगरी का काम है, सोनार कारीगरी का काम है, सोने का काम करता है, बढ़ई कारीगरी का काम है। तो यहाँ पर से आपको थोड़ा शब्दों को समझना है, आपके लिए आसान हो जाएगा। हरिजन में डोम, कोल्टा, कोली और मोची आ जाएंगे। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, जौनसारी समाज में पितृसत्तात्मक प्रकार की संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। थारू जनजाति जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा मात्र सत्तात्मक प्रकार की व्यवस्था पाई जा रही थी, मात्र सत्तात्मक। लेकिन जौनसारी समाज में क्या हो रहा है, पितृसत्तात्मक प्रकार की संयुक्त परिवार प्रथा पाई जा रही है। मतलब कि संयुक्त परिवार मतलब कि जो परिवार है सारे के सारे वो एक साथ रहेंगे। एकाकी परिवार व्यवस्था में क्या होता है, जहाँ से परिवार अलग हो जाते हैं। संयुक्त परिवार व्यवस्था में क्या होता है, जहाँ पर परिवार मिलजुल कर एक ही घर में रहते हैं। तो पितृसत्तात्मक ये लोग रहेंगे। परिवार का अगर मैं बात करता हूँ, परिवार का मुखिया तो सबसे बड़ा पुरुष, यानी कि जो सबसे बड़ा आयु में जो सबसे बड़ा पुरुष रहेगा वही परिवार का मुखिया रहेगा जौनसारी जनजाति में। उसके बाद देखिए, विवाह प्रथा की हम लोग बात करते हैं। पहले बहुपति विवाह का प्रचलन था, पहले था अब नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है। इनकी इनके समाज में यह प्रचलित था, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। पोस्ट क्वेश्चन बनेगा कि किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जौनसारी जनजाति में। देखिए ये विवाह तो वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, बहुपति विवाह। अभी देखिए वर्तमान में जो इनकी विवाह प्रचलन में है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। बेवी की, देखिए यहाँ पर लिखा है बेवी की, बोईदोदी की, बाज दिया। तो ये तीन प्रकार के विवाह यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन भी चुके हैं। तो ये इनकी विवाह की प्रथाएं हैं। देखिए सबसे शानो शौकत वाला जो विवाह है वो है बाज दिया, और सबसे सामान्य स्तर का जो विवाह है वो है बेबी की। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जौनसारी हो या कोई सी भी जनजाति हो, यहाँ से इनकी जो विवाह की प्रथाएं हैं, नृत्य हैं, सामाजिक प्रथाएं हैं, त्योहार हैं, इनके देवी देवता हैं, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। तो बेबी की, बोईदोदी की, बाज दिया किनकी विवाह की प्रथाएं हैं, तो ये हैं जौनसारियों की। फिर देखिए एक शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है ध्यानती। ध्यानती क्या होता है, ध्यानती हो गए, ध्यानती लिखा हुआ है। देखिए जब लड़की पिता के घर में रहती है, या हम लोग कह सकते हैं जब लड़की कुंवारी रहती है तो उसको ध्यानती कहा जाता है। और जब लड़की की शादी हो जाती है, विवाह के बाद जब लड़की अपने पति के साथ रहने लगती है, यानी कि जब लड़की का विवाह हो जाता है, तो उसको बोला जाता है रयांती। ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि जौनसारी जनजाति में लड़की का जब विवाह हो जाता है उसके बाद उसको क्या कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रयांती। और विवाह से पहले जब लड़की कुंवारी होती है जौनसारी समाज में, तो उसे क्या कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यानती। चलिए ठीक। देखिए जब वो ध्यानती, जब लड़की को ध्यानती कहता है ना, इस दौरान क्या होता है, लड़की को प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि गृह कार्य के प्रशिक्षण, कृषि कार्यों का प्रशिक्षण उसे दिया जाता है। इनकी वेशभूषा की हम लोग बात करते हैं। देखिए वैसे तो जौनसारी जो समाज है उनकी जो वेशभूषा है बहुत अच्छी इनकी वेशभूषा है, और अपने वेशभूषा के लिए, अपनी परंपराओं के लिए ये लोग जाने जाते हैं। इनकी संस्कृति के लिए जौनसारी समाज जाना जाता है। देखिए झंगोली, ऊनी पजामा जिसको बोलते हैं ये लोग, टोपी जिसे डिगुआ बोलते हैं। देखिए यहाँ पर से इसको आपको समझना है। ऐसे प्रश्न दोस्तों बनते हैं एग्जाम में कि जौनसारी समाज में डिगुआ किसे कहते हैं, या जौनसारी समाज में टोपी को क्या कहते हैं, या जौनसारी समाज में डिगुआ किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए ये लोग टोपी को कहते हैं डिगुआ, टोपी को क्या कहते हैं, डिगुबा। झंगोली किसे कहते हैं, ऊनी पजामे को ये लोग कहते हैं झंगोली। सांतुड़, सांतुड़ किसे कहते हैं, सांतुड़ एक पर पजामा होता है, पजामे का ही प्रकार है। तो ये ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं कि टोपी डिगुबा किसे कहते हैं, टोपी को कहते हैं, झंगोली किसे कहते हैं, ऊनी पजामे को कहते हैं, सांतुड़ किसे कहते हैं, एक प्रकार का पजामा है ये भी। ये हैं पुरुषों के परिधान, जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये हैं पुरुषों के परिधान। अब देखिए इसके बाद आता है महिला। महिलाओं का क्या रहता है, कुर्ती कमीज झगा, जिसको ये लोग झगा कहते हैं। हम लोग कहते हैं जैसे कि सामान्य भाषा में कुर्ती कमीज बोला जाता है, लेकिन ये लोग अपनी भाषा में झगा बोलते हैं। चोली जिसे ये लोग चोल्टी कहते हैं। ढांट एक बड़ा रुमाल रहता है जिसको ये लोग शायद अपने सिर पे बांधते होंगे, या फिर जैसे भी होता होगा। अगर आप लोग जानते हैं, जौनसारी समाज से बिलोंग करते हैं, तो बताइए कि ढांट बड़ा रुमाल का इसमें क्या प्रयोग रहता है। चलिए ठीक। उसके बाद देखिए ये थी इनकी वेशभूषा की बातें। ऊनी कुर्ता पजामा, जैसे महिलाएं जो रहती है ऊनी कुर्ता घाघरा, इन जो परिधान रहते हैं इनका ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर से ये महत्वपूर्ण थे जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके आवास की। देखिए इनके जो आवास हैं, इनके जो घर हैं लकड़ी व पत्थर से बनाए जाते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था पहले भी थारू वाले जनजाति में कि वर्तमान में क्या है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो जौनसारी जनजाति है वो सारे के सारे लोग, कुछ लोग संपन्न भी होंगे, कुछ लोग सामान्य स्तर के भी होंगे, कुछ लोग गरीब भी होंगे। जो जो संपन्न लोग होंगे उनके पास कोठियाँ भी होंगी, उनके पास बंगले भी होंगे। जो सामान्य स्तर के होंगे वो नॉर्मल से मकान में रहते होंगे। तो हमें ये सब नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि उनकी
उनकी जो सभ्यता थी, उनकी जो परंपराएं क्या थी, क्या हैं, वो उसको हमको देखना है। हमें जो वर्तमान का नहीं देखना है, वर्तमान में क्या चल रहा है, जो किताबों में लिखा हुआ है ना, आपको वही देखना है। वर्तमान में तो काफ़ी चेंजेस हैं। देखिए वर्तमान में, जैसे मैंने आपको बताया ना, परिधान, वर्तमान में तो जीन्स पैंट भी वो लोग पहनते हैं, सब चीज़ का प्रचलन है। तो वर्तमान में क्या चल रहा है आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। जो किताबों में लिखा हुआ है, जो उनकी संस्कृति है, जो उनकी मेन संस्कृति है, वो किताबों में लिखी रहती है, तो वही आपको एग्जाम में वही आपको पास कराएगी। तो इनके आवास जो है, घर लकड़ी, जो घर इनके बनाए जाएंगे लकड़ी व पत्थर से बनाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इनके धर्म की, तो हिंदू धर्म को ये मानते हैं। इनके देवी देवता की मैं बात करता हूँ तो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। महासु, बहुत बार एग्जाम में दोस्तों आ भी चुका है कि महासु किस जनजाति के देवता हैं, तो ये हैं जौनसारी जनजाति के देवता महासु, वासिक। देखिए महासु बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, मुझे नहीं लगता एग्जाम में आगे पूछेगा इसको। तो यहाँ से आपको जो इनके अन्य देवता हैं, जैसे कि वासिक, बोठा, पवासी, चोलदा, यहाँ पर आपको इनमें खास विशेष ध्यान रखना है। तो जहाँ जितने भी नाम लिखे हुए हैं, महासु, बासिक, वासिक, बोठा, पवासी, चोलदा, जो देवी देवता हैं किसके हो जाएंगे, ये जौनसारी जनजाति के हो जाएंगे। महासु जौनसारी समाज के सर्वमान्य देवता हैं। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों एग्जाम में प्रश्न है, और कई काफ़ी बार ये आ भी चुका है कि जौनसारी समाज के सर्वमान्य देवता कौन से हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, महासु देवता। फिर देखिए जौनसारी स्वयं को पांडवों का वंशज बताते हैं, इसीलिए इनके प्रमुख देवता पांचों पांडव तथा पंचमाता कुंती इनकी देवी है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि पांचों पांडव, जो महाभारत के पांचों पांडव हैं, उनको अपना देवता कौन मानते हैं, तो जौनसारी मानते हैं। और पंचमाता कुंती को अपनी देवी कौन मानते हैं, तो ये मानते हैं जौनसारी जनजाति। महासु को शिव का ही रूप कहा जाता है। जो महासु देवता हैं वो शिव का ही रूप, जौनसारी जनजाति में महासु को शिव का ही रूप माना जाता है। तो महासु दोस्तों आपको याद रखना है, महासु बहुत इंपॉर्टेंट है, महासु देवता बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ठीक है, उसके बाद देखते हैं जौनसारी। तो मैंने आपको बता दिया है कि जैसे कि ये पांडवों का वंशज आपको अपने आप को मानते हैं, पांचों पांडव, पंचमाता कुंती इनकी देवी है। और इनके प्रमुख तीर्थ स्थल की हम लोग बात करते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि जौनसारी जो जनजाति है उनका जो प्रसिद्ध या प्रमुख तीर्थ स्थल है वो कौन सा है, तो ये है हनौल, इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। फिर देखिए जौनसारी जनजाति का एक संग्रहालय होता है, जहां ये अपनी कलात्मक वस्तुओं को रखते हैं। इनके देवता इनकी लोक कथाओं के संरक्षक होते हैं। देखिए यहाँ से एक बात समझते हैं, एग्जाम में प्रश्न बनेगा कौन सी जनजाति का एक संग्रहालय होता है जहां पर ये अपनी कलात्मक वस्तुओं को रखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस जनजाति का एक संग्रहालय होता है स्वयं का, जहां पर ये अपनी कलात्मक वस्तुएं रखते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जौनसारी जनजाति का एक अपना संग्रहालय होता है। और जो इनके लोक देवता हैं वही इनकी लोक कथाओं के संरक्षक माने जाते हैं। फिर देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इनका प्रमुख तीर्थ स्थल हनौल है। इसके अलावा इनके प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं, लाखा मंडल, थैना, कालसी, इनके प्रमुख अन्य तीन अन्य इनके तीर्थ स्थल है। तो ये आपको याद रखना है। महासु देवता बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और लाखा मंडल, थैना, कालसी किसके प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है ऐसा। तो लाखा मंडल किसका है, जौनसारी, थैना किसका है, जौनसारी, कालसी किसका है, जौनसारी, और हनौल तो सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए इनके त्योहारों की हम लोग बात कर लेते हैं। इनके त्योहार कौन कौन से हैं, बिस्सू जिसे बैसाखी बोला जाता है, जो बैसाखी को ये लोग बिस्सू बोलते हैं। पंचाई या पांचों, ये भी बताऊंगा आपको ये क्या है, पंचाई या पांचों। दशहरा दशहरा जो होता है उसको ये पंचाई या पांचों के रूप में मनाते हैं। दियाई, जो दीपावली होती है वो इसको दियाई बोलते हैं। नोड़ाई, जागड़ा, अठोई, जिसको अठोई जन्माष्टमी को ये लोग अठोई के रूप में मनाते हैं। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। तो नोड़ाई तो एग्जाम में शायद आ भी चुका है, अठोई हो, बिस्सू भी आ चुका है एग्जाम में। तो जितने भी यहाँ पर इनके त्योहार लिखे हुए हैं, बिस्सू, पंचाई या पांचों, दियाई, नोड़ाई, जागड़ा, अठोई, ये किसके त्योहार हैं, जौनसारियों के त्योहार। और देखिए माघ त्योहार और है, बहुत महत्वपूर्ण है माघ त्योहार भी। देखिए इसके बाद देखिए जागड़ा महासु देवता का त्योहार है। ये देखिए क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट ऐसे, जौनसारी समाज में जागड़ा किस देवता का त्योहार माना जाता है, या जागड़ा को किस देवता के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, महासु देवता का यह एक त्योहार है। कौन सा, जागड़ा। और देखिए जो जागड़ा जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है, भादों के महीने में मनाया जाता है। फिर देखिए एक इनका त्योहार आता है नोड़ाई त्योहार। नोड़ाई त्योहार जो है जौनसारी समाज में भेड़ पालकों का त्योहार है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जौनसारी समाज में भेड़ पालकों का त्योहार
किस त्यौहार को कहते हैं? तो ये है नोड़ाई त्यौहार। सावन के महीने में इसे मनाया जाता है। फिर देखिए दीपावली राष्ट्रीय दीपावली के 1 माह बाद मनाई जाती है। देखिए वर्तमान में ऐसा कुछ इतना प्रचलन में है नहीं, हालांकि परंपराएं अपनी जगह अलग हैं, लेकिन इतना इस समय हम इसको नहीं कह सकते कि वर्तमान में ऐसा भी प्रचलन में है। हालांकि कुछ कुछ हद तक है, लेकिन जो दीपावली है वो लोग उसमें ही मनाते हैं जब दीपावली होती है, बाद में ही मनाते हैं। जो उनकी परंपराएं चल रही हैं उनको तो फॉलो करते ही हैं। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि कौन सी जनजाति दीपावली को राष्ट्रीय दीपावली के 1 माह के बाद मनाती है? तो ये कौन सी है? जौनसारी जनजाति। देखिए दीपावली के अवसर पर आंगन में भीमल लकड़ी का हौला जलाया जाता है। देखिए भीमल क्या है? भीमल एक प्रकार की लकड़ी होती है। जैसे कि लकड़ी को पहले तो काटते हैं, उसके बाद उसको पानी में भिगोने के लिए रख देते हैं 1 महीना 2 महीना। कोई तालाब हो, पोखर हो, नदी हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं, इन इन जो लकड़ियाँ होती हैं इनकी जो पतली पतली इनकी संटी जैसी होती हैं, पतली पतली जैसी लकड़ियाँ होती हैं, उसका एक गट्ठर बना के पानी में रख देते हैं 1 या 2 महीने के लिए, दबा के रख देते हैं बिल्कुल, जिससे बहे ना, बिल्कुल अच्छे से दबा के रख देते हैं किसी तालाब में, नदी में, पोखर में। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब इनको निकालते हैं, जैसे कि जो इनकी जो खाल निकलती है, जो भीमल की लकड़ी से खाल निकलती है, छाल बोले खाल बोले बात एक ही है, तो वो उससे क्या होता है, उससे जो रस्सियाँ बनाने के काम में आती है, वो रस्सियाँ बनाने के वो काम में आती है, कि किसी को बांधने के काम में आती है। पहाड़ों में बहुत प्रचलन है इसका। और जो इसकी लकड़ी होती है, इसकी लकड़ी जो होती है वो आग जलाने के काम में आती है। तो भीमल लकड़ी आप लोग समझ गए होंगे, जो पहाड़ी क्षेत्रों से हैं उनको तो समझ में आ ही गया होगा। बाकी जो मैदानी क्षेत्र हैं उनको भी मैंने समझा दिया। तो देखिए भीमल लकड़ी का हौला जलाया जाता है। इस हौला को किसी खेत में ले जाकर भैलो खेला जाता है। इस दौरान पांडवों व महासु देवता के गीत गाए जाते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा? भैलो दीपावली के अवसर पर भैलो कौन सी जनजाति खेलती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जौनसारी जनजाति। या ऐसे प्रश्न बनेगा दीपावली के अवसर पर भीमल लकड़ी का हौला कौन सी जनजाति जलाती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जौनसारी। तो यहाँ से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। और देखिए दीपावली के अवसर पर ये कौन कौन से गीत गाते हैं? पांडवों व महासु देवता के गीत गाते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि जौनसारी जनजाति दीपावली के अवसर पर कौन कौन से गीत गाती है? तो पांडवों व महासु देवता के गीत गाती है। फिर देखिए दीपावली के दूसरे दिन इनके जो पुरुष होते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? तो वो करते हैं पत्तेबाजी नृत्य। देखिए यहाँ पर अगर आपने पढ़ा नहीं है ना ध्यान से, तो पत्तेबाजी अगर लिखा हुआ आएगा तो आप लोग कहेंगे सिर्फ ताश वाला ताश वाश खेलते होंगे, ऐसा नहीं है। पत्तेबाजी इनके में एक नृत्य होता है। तो पत्तेबाजी नृत्य किसका है? तो ये जौनसारी समाज में ये नृत्य होता है, और दीपावली में ही इस नृत्य को किया जाता है। ऐसा प्रश्न बनेगा कि जौनसारी समाज में जो पत्तेबाजी नृत्य है इसका संबंध किस त्योहार से है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दीपावली से। उसके बाद देखिए आता है पायता। पायता क्या है? विजयदशमी का स्थानीय नाम क्या है? पायता। विजयदशमी का जो स्थानीय स्थानीय नाम रहेगा वो क्या रहेगा? पायता। यहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण है। पायता किस रूप में मनाया जाता है? विजयदशमी के रूप में। या विजयदशमी का जो स्थानीय नाम है वो क्या है? पायता। एक त्योहार इनका पायता भी हो गया, जोड़ लीजिए। उसके बाद देखिए पंचाई या दशहरा को पांडवों का त्योहार कहा जाता है। जो पंचाई, ये मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पर, पंचाई या पांचों, दशहरे को ये लोग पांचों के रूप में मनाते हैं, ऐसे भी नोट कर लेंगे। जो इनमें दशहरा जो त्यौहार होता है, दशहरा त्यौहार को ये लोग किस रूप में मनाते हैं? पांचों के रूप में मनाते हैं। किसमें? पांचों के रूप में ये लोग दशहरे के त्यौहार को मनाते हैं। और जो पंचाई दशहरा है इसको पांडवों का त्यौहार ये लोग कहते हैं। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए माघ त्योहार 11 या 12 जनवरी से शुरू होता है हर वर्ष, और पूरे माघ भर ये चलता है। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि जौनसारियों का कौन सा त्योहार पूरे माघ भर चलता है? तो ये चलता है माघ त्योहार। फिर देखिए बिस्सू मेले में ठोड़ा नृत्य किया जाता है। जैसे कि बिस्सू मेला होता है ना, उस मेले में ये लोग ठोड़ा नृत्य करते हैं। बिस्सू मेला लगता है एक जौनसारियों का, तो उस मेले में ये लोग ठोड़ा नृत्य करते हैं। यहाँ पर से महत्वपूर्ण रहेगा कि जौनसारी समाज में बिस्सू मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ठोड़ा नृत्य। देखिए यहाँ पर से एक बात और, जो बिस्सू मेले का जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है? चौलीतास से। कहाँ है ये? जौनसार समाज में ही है, देहरादून वाले एरिया में ही है। तो देखिए जो बिस्सू मेले का जो प्रारंभ होता है वो होता है चौलीतास से, बिस्सू मेले का प्रारंभ होता है। और देखिए बिस्सू मेला जो है इनका जो प्रमुख मेला है, जौनसारी समाज में जो बिस्सू मेला है वो इनका प्रमुख मेला है। तो बिस्सू मेले के मुख्य पकवान कौन कौन से हैं? तो ये हैं लाड़ू या साकुली। बिस्सू मेले के मुख्य पकवान है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, लाडू या साकुली क्या है? तो आपके सामने 4 मेले दिए रहेंगे, तो ऐसे ही करके आपको समझना है। तो बिस्सू मेले के ये मुख्य पकवान रहेंगे। और देखिए बिस्सू जो मेला है, इस मेले में ये लोग जंगबाजी नृत्य भी करते हैं। कौन सा? जंगबाजी नृत्य। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जंगबाजी नृत्य, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए
फिर देखिए, बिस्सू मेले को जौनसार बाबर का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ भी चुका है कि जौनसार बाबर का सबसे मेला किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा बिस्सू मेले को। और बिस्सू मेला जौनसारी समाज का प्रमुख मेला भी है और बिस्सू मेले में ही जंगबाजी नृत्य भी किया जाता है। चलिए ठीक। फिर देखिए, जौनसारी समाज में मेलों को क्या कहा जाता है, तो गन्यात कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, गन्यात किसे कहा जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो मेलों को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, जौनसारी दशहरे को किस रूप में मनाते हैं, तो ये पांचों के रूप में मनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जौनसारी दशहरे को किस रूप में मनाते हैं, तो ये मनाते हैं पांचों के रूप में। और जन्माष्टमी, जन्माष्टमी देखिए अठोई के रूप में मनाई जाती है। ऐसे प्रश्न दोस्तों बनते हैं एग्जाम में कि जौनसारी समाज में जन्माष्टमी किस रूप में मनाई जाती है या किस नाम से उसको जाना जाता है, तो अठोई के रूप में या अठोई नाम से उसे जाना जाता है। उसके बाद देखिए, एक आता है मौड़ मेला। जौनसारी समाज में एक मौड़ मेला लगता है। देखिए, ये दो प्रकार से लगता है, ये दो प्रकार से लगता है। कौन कौन सा, मछमौड़ और जतरियारो मौड़। जतरियारो मौड़ दो प्रकार से यह मेला लगता है। अब देखिए, जो जतरियारो मौड़ होता है ना, ये शक्ति परीक्षण का एक जो मतलब पहले जो लगता था ये मेला, शक्ति परीक्षण के रूप में इसको लगाया जाता था। तो देखिए, इसमें होता क्या था, जैसे कि जतरियारो जो मोड़ है, इसमें क्या होता था, 25-26 वर्षों में यह एक बार लगता था और कई खेतों को मिलाकर, बहुत सारे खेतों को मिलाकर एक इसमें बड़ा मेला लगता था। ये था जतरियारो मोड़। और मछमौड़ क्या है, मछमौड़ ये होता है जैसे कि कोई नदी होती है, उस नदी में एक तिमोर पाउडर होता है। तिमोर पाउडर ये होता है जो मछलियां होती है ना। देखिए, मछमौड़ यहाँ पर आ रहा है ना, मछमौड़ मतलब कि मछलियों से संबंधित रहेगा। जो ताल जैसे कोई नदी होती है, उस नदी का कहीं ये लोग पानी रोकते हैं, उस पानी को रोकने के बाद उसमें तिमोर पाउडर, कहीं कहीं टिमोर लिखा हुआ है, तो एग्जाम में टिमोर आ जाता है, वो घबराना नहीं है। टिमोर हो तिमोर हो, बात एक ही है। तो देखिए, क्या होता है कि जो तिमोर पाउडर होता है, ये लोग उस पाउडर को नदी में डालते हैं और जो मछलियां होती हैं वो बेहोश हो जाती हैं। और जो इनके जो गांव के लोग होते हैं, संयुक्त रूप से सारे गांव ग्रामवासी इसमें शामिल होते हैं और संयुक्त रूप से इसमें मछली पकड़ते हैं। तो यही है मछमौड़ मेला। नदी में कोई पाउडर, तिमोर पाउडर डाला और मछलियों को पकड़ते हैं, तो यही होता है मछमौड़ मेला। एक मौड़ मेला और लगता है, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एक मौड़ मेला और लगता है उत्तराखंड में, ये कहाँ लगता है ये आपको कमेंट करके बताना है, और किस नदी के किनारे लगता है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, एक आता है मरोज उत्सव। मरोज उत्सव किसका है, तो ये भी जौनसारियों का है। ये भी महत्वपूर्ण है कि मरोज उत्सव किसका है, ये रहेगा जौनसारियों का। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, अगला आता है नृत्य। इनके नृत्य कौन कौन से हैं, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये नृत्य। इनके काफ़ी बार एग्जाम में पूछ भी लिए गए हैं यहाँ से। देखिए, हारुल, जिसे परात नृत्य भी कहते हैं, हारुल या परात नृत्य। रासो, घुमसू, झेला, छोड़ो, धी, घुंडचा, जंगबाजी, सराई हरदया, सामूहिक मंडवना, तांदी, मरोज, रैंता। देखिए मरोज, इनमें देखिए अभी यहाँ पर देखिए, मरोज मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था। मरोज क्या है, उत्सव भी है, और मरोज क्या है, इनका नृत्य भी है। फिर देखिए, रैंता, ठुमकिया, बराड़ी गांडिया, रास रासो, झेला, पांडोवाला, पौड़ई, रणारात, अंडे कांडे और पत्तेबाजी। तो देखिए, इनके जो नृत्य हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जंगबाजी नृत्य कहाँ किया जा रहा था, बिस्सू मेले में। पत्तेबाजी नृत्य कहाँ किया जा रहा था, दीपावली में। देखिए, जितने भी नृत्य लिखे हुए हैं ना, सारे याद करने हैं, कोई सा छोड़ना नहीं है। आप इनको 4-5 दिन रोज रिवाइज करेंगे ना, आपको सारे याद हो जाएंगे। अंडे कांडे बहुत महत्वपूर्ण है, घुम सूझ है, सभी महत्वपूर्ण है। जितने भी यहाँ पर जौनसारियों के नृत्य लिखे हुए हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है, ठुमकिया नृत्य किस जनजाति का है, बराड़ी गांडिया नृत्य किस जनजाति का है, अंडे कांडे जो नृत्य है वो किस जनजाति का है। तो जितने भी यहाँ पर नृत्य लिखे हुए हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद में कुछ लोकगीत हैं, कौन कौन से, केदार छाया, गोडबड़ा, सिलोंगू, रणारात, बिरासू, हारोल, मांगल, छोड़े। इनके ये क्या है, ये है इनके लोकगीत। अब देखिए, ये यहाँ पर आ रहा है छोड़े, यहाँ पर आ रहा है छोड़ो, तो ऐसे कोई शब्द में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये इनके लोकगीत हो जाएंगे। केदार छाया बहुत महत्वपूर्ण है, गोडबड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जितने भी लिखे हुए हैं ना बहुत महत्वपूर्ण है। केदार छाया किस जनजाति का लोकगीत है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जौनसारी का। हारुल, मांगल, छोड़े, गोडबड़ा, सिलोंगू सभी किसी के हो जाएंगे लोकगीत, तो ये हो जाएंगे जौनसारी जनजाति के। फिर देखिए, वारदा नाटी भी जौनसारी जनजाति का लोक नृत्य है, बहुत महत्वपूर्ण है वारदा नाटी भी। तो वारदा नाटी किस जनजाति का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा जौनसारी। फिर देखिए, हारुल नृत्य में रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग अवश्य किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था कहीं पर, देखिए हारुल नृत्य कहाँ पर लिखा हुआ है, हारुल या परात नृत्य। देखिए, हारुल या परात नृत्य एक ही है, इसके दो शब्दों से इसको संबोधित किया जाता है। हारुल कहो या परात नृत्य कहो, बात एक ही है। हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाए, परात नृत्य किस जनजाति का है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जौनसारियों का। और देखिए, हारुल नृत्य में रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा
किस नृत्य में रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हारुल नृत्य में। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। रमतुला क्या है? तो रमतुला क्या है? वाद्य यंत्र है। चलिए ठीक। व्यवसाय की बात करता है जौनसारी समाज के, तो कृषि व पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। देखिए वर्तमान में नहीं जाना है, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में तो सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, वर्तमान में आपको नहीं जाना है। जो इनकी संस्कृति है, जो इनका समाज है, हमको उसी में जाना है। तो इनका जो इनका व्यवसाय हो जाएगा कृषि व पशुपालन, इनका मुख्य व्यवसाय हो जाएगा। कुछ प्रथाएं हैं इनमें, प्रथाओं की हम लोग बात करते हैं। ऊंझा, बायथा, उल्टाव, पुंगरा, राग व डाक, गड़ा, जिसे बुझिना भी बोलते हैं, इनकी प्रथाएं हैं। तो ये प्रथाओं के बारे में हम लोग ये बात नहीं करेंगे प्रथाएं क्या हैं, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। बस इतना पूछेगा कि उल्टाओ प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो ये पाई जाएगी जौनसारी में। बायथा प्रथा की जनजाति में पाई जाती है, ये जौनसारी में। ऊंझा हो, पुंगरा हो, राग, डाक और गड़ाद या जिसे बुझिना कहते हैं, ये सारी प्रथाएं जौनसारी समाज में पाई जाती हैं। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए जौनसारी समाज में प्रत्येक गांव में गांव पंचायत की जगह होती थी पहले की बात है। देखिए जौनसारी समाज में प्रत्येक गांव में गांव पंचायत की जगह क्या होती थी? तो खुमरी नामक एक समिति होती थी, और खुमरी नामक समिति से ही जो वर्तमान में जो पंचायत का जो कार्य करती है, जो पहले के समय में खुमरी वो कार्य किया करती थी। जो पंचायत जो वर्तमान में काम कर रही है ना, न्याय से संबंधित जो काम हो, तो वो काम पहले खुमरी किया करती थी। तो ये प्रश्न दोस्तों आ भी चुका है, जो खुमरी समिति थी ये किस जनजाति में पाई जाती थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जौनसारी जनजाति में। फिर देखिए खुमरी पंचायत का मुखिया कौन होता था? तो खुमरी पंचायत का मुखिया होता था ग्राम सियाणा। ये क्वेश्चन सारे बन चुके हैं एग्जाम में। तो खुमरी जो जो ग्राम सियाणा जो ग्राम सियाणा जो व्यवस्था है, या ग्राम सियाणा जो मुखिया होता है, वो किस जनजाति में पाया जाता है? ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जौनसारी जनजाति में। देखिए व्यक्तिगत मामलों का निपटारा खुमरी द्वारा ही किया जाता था। जो हमारा पहले का समय था, प्राचीन समय हम लोग बोल सकते हैं, कुछ टाइम पहले की हम लोग बात कर सकते हैं, जब पंचायती जो व्यवस्था थी वो यहाँ इतनी प्रचलित में नहीं थी। उस टाइम पे खुमरी के द्वारा ही जो यहाँ पर व्यक्तिगत मामले थे उनका निपटारा किया जाता था। और देखिए 4 सयाणों से मिलकर बनता था एक सदर सयाणा। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। जौनसारी समाज में 4 सयाणों से मिलकर क्या बनता था? सदर सयाणा। या कितने सयाणों से मिलकर एक सदर सयाणा बनता था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 सयाणों से मिलकर एक सदर सयाणा बनता था। और देखिए सदर सयाणा विवादों को सुलझाने के साथ साथ राजस्व भी वसूलता था। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन जितने भी लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इनकी संस्कृति से संबंधित प्रश्न हैं, इनकी प्रथाओं से संबंधित ये प्रश्न हैं, तो सारे महत्वपूर्ण हैं। सयाणा हो, ग्राम सयाणा हो, या सदर सयाणा हो, खुमरी हो, ये नाम सभी सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ये सब सारे के सारे नाम किस जनजाति से संबंधित हैं? तो ये है जौनसारी से। फिर देखिए सयाणा का पद वंशानुगत होता था। चलिए ठीक है। फिर देखिए खुमरी के ऊपर क्या होता था? जैसे ये तो खुमरी आ गई, इस खुमरी के ऊपर क्या होगा? खुमरी के ऊपर होती थी खत खुमरी। और खुमरी का मुखिया क्या कहलाएगा? खुमरी का मुखिया कहलाएगा खत सयाणा। देखिए यहाँ पर क्या था, खुमरी पंचायत का जो मुखिया था वो था, तुम क्या था, ग्राम सयाणा। लेकिन जो खत खुमरी है, इस खत खुमरी का जो मुखिया होगा वो क्या कहलाएगा? खत सयाणा। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर से आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। खत और ग्राम में देखिए यहाँ पर से, तो खत सयाणा जो रहेगा वो खत खुमरी का मुखिया रहेगा, और जो ग्राम सयाणा जो मुखिया रहेगा वो खुमरी का मुखिया रहेगा। फिर देखिए खत खुमरी द्वारा 2 या अधिक गांवों के बीच के मामलों या मालगुजारी हो, दीवानी मामले हो, इनका निपटारा किया जाता था। मतलब कि थोड़े उच्च स्तर पर थी और उच्च स्तर के ये कार्य किया करती थी। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए जौनसार क्षेत्र के कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ से काफी बार एग्जाम में प्रश्न बन भी गए हैं। जैसे वीर केसरी चंद। वीर केसरी चंद का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1920 में। 1 नवंबर 1920 में वीर केसरी चंद का जन्म हुआ था चकराता के पास क्यावा गांव में। चकराता के पास क्यावा गांव में इनका जन्म हुआ था। देखिए ये आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे। कौन? वीर केसरी चंद। बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, आपसे पूछ जाएगा बताइए इनमें से कौन आज़ाद हिंद फौज से में भर्ती हुए थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वीर केसरी चंद। बाद में क्या होता है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जैसे कि आज़ाद हिंद फौज के नेता होते हैं, बाद में जो आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही होते हैं इनको पकड़कर इन पर मुकदमा चलाया जाता है। लाल किला पर मुकदमा 1945 की बात आपने पढ़ी होगी आधुनिक भारत के इतिहास में, 1945। तो क्या होता है 1945 में इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। कब? 3 मई 1945 को। और ये डेट काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफी बार दोस्तों ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि वीर केसरी चंद का संबंध किससे रहेगा? आजाद हिंद फौज से। और इनको फांसी की सजा कब सुनाई गई थी? 3 मई 1945 को। क्योंकि जो आजाद हिंद फौज थी उसको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था ना, तो उसी के द्वारा उन पर जो मुकदमे चलाए गए थे, लाल किला का मुकदमा जैसे कहा जाता है, तो उसी के तहत इनको फांसी हुई थी। और इनके बलिदान दिवस पर हर
वर्ष 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है। काफ़ी बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि वीर केसी चंद के बलिदान दिवस के अवसर पर हर वर्ष 3 मई को कहाँ मेला लगता है, तो ये लगता है चौलीथात में। फिर देखिए अगला नाम आता है केदार सिंह का। जौनसार के प्रथम समाज सेवी हुए हैं कौन? केदार सिंह। बहुत महत्वपूर्ण है। जौनसार के प्रथम समाज सेवी कौन है? तो ये है केदार सिंह। फिर अगला नाम आता है पंडित सेवराम का। पंडित सेवराम जौनसार के प्रथम कवि हुए हैं। ये प्रथम कवि कौन है जौनसार के? पंडित सेवराम। वीर केसरी इनकी रचना है। एग्जाम में दोस्तों कवि काफी बार ये पूछी भी जा चुकी है कि वीर केसरी किसकी रचना है? पंडित सेवराम की। और जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि कौन हो जाएंगे? पंडित सेवराम। अगला आता है भाव सिंह चौहान। भाव सिंह चौहान प्रथम जौनसारी जिन्होंने मंसूरी एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। ऐसे प्रश्न बनते हैं कि प्रथम जौनसारी कौन थे जिन्होंने मंसूरी व इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? तो ये थे भाव सिंह चौहान। और फादर ऑफ जौनसार भी इनको कहा जाता है। फादर ऑफ जौनसार किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भाव सिंह चौहान को। अगला है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जैसे कि जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का इनको जनक माना जाता है। किसको? गुलाब सिंह को। जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गुलाब सिंह को। देखिए जौनसार से मंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति भी हैं ये। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जौनसार से मंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गुलाब सिंह। बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल रट लेंगे कि जौनसार से मंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? गुलाब सिंह। और इन्हीं को जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक भी कहा जाता है। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए यहाँ पर देखिए कुछ लिख दे रहा हूँ मैं ताकि बाद में टाइम बच जाए, तो मैं आपको ये समझा दूँ। बाद में आप लोग भाग जाते हैं, देखते नहीं बिल्कुल भी। हाँ, रतन सिंह जौनसारी कौन हुए? जौनसार क्षेत्र के प्रथम आधुनिक, जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि। अगर प्रश्न बनता है कि जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि कौन थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रतन सिंह जौनसारी। देविका चौहान कौन है? तो ये जौनसार क्षेत्र की समाज सेविका हैं। कृपाराम जोशी कौन है? एक शिक्षाविद व जौनसार क्षेत्र के समाज सेवक हैं। उसके बाद नाम आता है नंदलाल भारती का। जौनसार संगीत के जनक इनको माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार दोस्तों एग्जाम में आ भी चुका है कि जौनसार संगीत का जनक किसे माना जाता है। तो जौनसार संगीत का जनक किसे माना जाएगा? तो ये माना जाएगा नंदलाल भारती को। और इनको जौनसार रत्न से भी सम्मानित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जौनसार रत्न से सम्मानित किसे किया गया है? नंदलाल भारती को। और देखिए जौनसारी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब मिलता है? 1967 में। ये तो जब मैं आपको थारू जनजाति जब मैं आपको पढ़ा रहा था वहां से सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो बेसिक है जनजाति से संबंधित। तो जौनसारी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब मिलता है? 1967 में। तो दोस्तों जौनसारी वाला भी हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अगला हम लोग पढ़ेंगे बोक्सा हो, राजीव, भोटिया, कुछ भी ले लेंगे। और दोस्तों साथ ही में फेसबुक पेज से आप लोग हमारे ऐड हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने आपको लिंक दे रखा है। साथ में व्हाट्सअप में आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको दे रखा है नीचे। तो कोई भी आपको परेशानी होती है वीडियो से संबंधित, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।